इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, बट ये नहीं है कि अगर किसी को इंग्लिश किसी की स्ट्रांग नहीं है बाय एनी चांस तो वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपका सबसे बड़ा विजन क्या है कच्ची मेमन जमात के लिए? अब ये देखा जाता है कि कौन सी फैमिली कितनी ज़रूरतमंद है, यू नो, सब मिलके काम करेंगे इंशाल्लाह तो कहीं ना कहीं हर ट्रस्टी या हर आदमी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। ज़रूरी नहीं वो ट्रस्ट में होना चाहिए। हमारी कच्ची मेमन कम्युनिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और सबसे बड़ी कमी क्या है जिसे सुधारने की ज़रूरत है? कच्ची मेमन्स ऑलवेज हैव एम्फेसाइज ऑन एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। तभी तो स्कूल्स का मुजफ्फर स्कूल हो गई या तो फिर साबुत सिद्दीकी इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करो। तब स्पोर्ट्स फेवरेट कौन सा है आपका? यानी अगर दरिया होगी आप उधर मुझे फेंक दो तो मैं इस पर फ्लोट होना पसंद करूँगा। एक लाइन जो आप रोज़ रिपीट करते हो लाइफ में, एक ऐसी लाइन। इंशाल्लाह हो जाएगा अल्लाह करा देगा। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन व्लॉग्स। वेल, आज के इस पॉडकास्ट में मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि हमेशा हमने सुना है कम बैक करना एंड मोटिवेट रहना, पॉजिटिव रहना, अक्सरियत लोग बोलते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी शख्सियत को जानता हूँ जिन्होंने एक्चुअल में एक बहुत ही अलग लेवल पे कम बैक किया और उनका जो मोटिवेशन पावर था और जो उनकी मेहनत थी, लगन थी, वो बहुत 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 यूनिक लेवल पे थी। क्योंकि पर्सनल लोगों ने उनको देखा है, उनकी मेहनत को देखा है, उनके जज्बे को सलाम किया। उनका जज्बा माशाल्लाह अपनी कम्युनिटी के लिए, खुद के लिए नहीं, अपनी कम्युनिटी के लिए उनका जज्बा बहुत ही अलग लेवल पे। जब भी किसी की मदद के लिए सबसे पहले आगे आना, किसी को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले खड़े रहना। एंड इस बार जो प्रूफ दिया है, मतलब वो अल्लाह ताला फरमाते ना कि वातु इज़्ज़ु मंतशा वातु ज़िल्लु मंतशा, तो अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे। तो उनका ही एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बता दूं कि मेरे साथ जो गेस्ट है, ठीक है ना, हालांकि वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, अल्लाह ने उनको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़तों से नवाजा है। ये रिसेंटली एक इलेक्शन हुआ था कच्ची मेमन जमात का, जिसका बहुत यूफोरिया चलता है, बहुत ज़्यादा उसकी मतलब एक बड़े इलेक्शन लेवल पर वो कैटेगरी में गिना जाता है, ठीक है ना। और उसके अंदर जो हमारे स्टार परफॉर्मर निकले थे करंट सिनेरियो में, और उनका पैनल भी एक 2/3 मार्जिन से शायद जीता है, 2/3 पैनल जो है उनका इसके अंदर इलेक्टेड हुआ है। तो प्लीज़, और हाँ, ज़करिया मस्जिद के भी ये ट्रस्टी प्लस चेयरमैन है और कच्ची मेमन जमात के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर रिजवान कोटवाला। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू नदीम भाई, थैंक्स अ लॉट, जज़ाकल्लाह, आई एम डूइंग वेरी ग्रेट एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर व्लॉग्स। फाइनली टाइम मिल गया। वो टाइम से हमारी मेहनत चल रही थी। यस। वेल, रिजवान भाई कैसा है पता है? अब देखिए, मैं आपको कहीं ना कहीं पर्सनल पे बहुत पहले से जानता हूँ, है ना। लोगों को सपोर्ट करना, कभी भी वक्त मिले आप भाग कर आते हो, लोगों के लिए करते हो। तो और प्लस आप जो इलेक्शन अभी लड़के जीते हो और वाइस प्रेसिडेंट एंड प्लस ज़करिया मस्जिद के ट्रस्टी चेयरमैन जो जीते हो, तो इसके पीछे जो मेहनत हुई है वो सिर्फ आप जानते हो एंड आपकी फैमिली जानती है। आपको कितनी चीज़ें झेलनी पड़ी, क्या किस किस रास्ते से गुजरना पड़ा, उसका एक शॉर्ट बताइए ना, ताकि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि कमबैक सिर्फ लोग बोलते लेकिन लोग करते भी कैसा करते, भाई बताएंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कच्ची जमात में सबसे कम उम्र का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में आई वाज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड विद अ गुड मार्जिन। और माशाल्लाह उसके बाद मैं 1.5 साल में एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे हमारी जमात के, ही वाज नॉट डूइंग वेल बिकॉज ऑफ हिज एज फैक्टर। सो आई एट अ वेरी यंग एज ऑल्सो हैड द अपॉर्चुनिटी to take over the affairs and manage the affairs of the Cutchi Jamaat. Cutchi Jamaat is a very reputed trust of South Bombay and पुराने बहुत सारे जो philanthropist बॉम्बे में रह चुके हैं वो ज़्यादातर कच्ची जमात से बिलोंग करते हैं। अच्छा। जस्ट फॉर एज यू आर ऑल्सो कच्ची मैन एंड यू मे ऑल्सो बी अवेयर, हाजी मोहम्मद साबुत सिद्दीकी साहब जैसे हो गए, जिन्होंने बहुत कम उम्र के अंदर अल्लाह ने उनसे बहुत काम करा दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज उनके नाम पे है। बावला मस्जिद जो है वहाँ पे जो है पूरी ज़मीन और मस्जिद साबुत सिद्दीकी साहब के ट्रस्ट से बनी है। उसके अलावा मुसाफिर खाना जो मार्केट पे है, हाजियों के लिए उन्होंने मुसाफिर खाना बनाए थे ताकि लोग खुले आसमान के नीचे नहीं सोए और दे हाज पे जाने के लिए पहले स्टीमर होती थी वहाँ पे। तो ऐसे साबुत सिद्दीकी साहब हो गए, उनके यहाँ पे हॉस्पिटल है और बहुत सारे और भी बड़े बड़े लोग हैं। हाजी आदम सिद्दीकी साहब है जिनके मदनपुरा सुन्नी बड़ी मस्जिद और वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है वो उन्होंने डोनेट किए थे और वो कच्ची जमात के अंडर है। अपार्ट फ्रॉम दिस मिस्टर उमर सोबानी साहब है जिन्होंने महात्मा गांधी जी को आज़ादी के लिए एक ब्लैंक चेक दे दिए थे कि आपको आज़ादी के लिए जितना अमाउंट चाहिए आप इसमें फिल कर दीजिए। तो ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियाँ बॉम्बे की, यस, वो कच्ची में थे अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये ऐसे लोग हैं जो
काम करके चले गए दुनिया से और अपने लिए जन्नत कमा लिए, हम तो सिर्फ इनको एडमायर करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इन्होंने जो कौम के लिए करके गए हम उस प्रॉपर्टीज़ के केयर टेकर रहे। एज अ ट्रस्टीज़ हमारा काम है कि हम अपना वक्त देवे, हमारे थोड़ा एफर्ट्स डाले हुए और थोड़ा सा हम ध्यान रखे हुए कि जो ये बड़े बुजुर्ग लोगों ने करके गए ये लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे हुए, क्योंकि सारी वक़फ़ की प्रॉपर्टीज़ है, सब वक़फ़ करके गए लोगों ने, ठीक है। तो आज के तारीख में जो मैं वाइस प्रेसिडेंट पहले बना था, उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया था टाउन से। वो एक रीज़न था कि मैं कुछ वोटों के लिए हार गया था। आई शिफ्टेड टू गोरेगांव बिकॉज माई ऑफिस वॉज द वर्क एज डिजिटल एजेंसीज, हैंडल कॉर्पोरेट क्लाइंट्स. Since 2006 I have been there after my MBA into this field. So I have been, my schedule was super tight honestly that time because corporate clients, most of them were BFSI clients. So difficult हो जाता था traveling करना टाउन से गोरेगांव एंड फ्रॉम गोरेगांव टू टाउन. सो इसके लिए फिर मैं शिफ्ट हो गया था. शायद वो एक रीज़न था कि उस वक्त शायद लोगों ने मुझे कंसिडर नहीं करे थे. बट उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह 8.5 years के बाद जब मैं वाइस प्रेसिडेंट वापस अभी इलेक्ट हुआ, पीपल हैव गिवन मी द सेम रिस्पेक्ट. आई एम थैंकफुल टू ऑल द कच्ची मेमन ऑफ मुंबई हु हैव वोटेड मी होल हार्टेडली. हमारे जो पैनल भी थे उसमें से माशाल्लाह 2/3 यानी 15 कमेटी मेंबर्स, उसमें से 10 लोग हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कच्ची जमात में हमारा पैनल जीत के आए, विच इज़ 2/3 ऑफ अ मेजॉरिटी माशाल्लाह. और ज़करिया मस्जिद ट्रस्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन, ये मेरा 3rd टाइम है जब पब्लिक ने मुझे इलेक्ट करी है. 2 टर्म में मैं रह चुका हूँ ज़करिया मस्जिद में. 2 बार चेयरमैनशिप मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, विच वॉज बीन प्रपोज बाय मिस्टर मरहूम मुबारक नूरानी साहब. और वो भी बहुत पहले कई सालों तक वो ज़करिया मस्जिद ट्रस्ट के ट्रस्टी रह चुके. तो ऐसे बड़े लोग थे जिन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किए. मुझे याद है जब मैंने पहली बार वाइस प्रेसिडेंट का फॉर्म भरा था तो मरहूम फरीद नूरानी साहब हु वाज द ओनर ऑफ हाजी अली जूस सेंटर, उन्होंने मुझे प्रपोज किए थे, साइन किए थे मेरे फॉर्म पे, क्योंकि उस वक्त पे शायद मेरे फॉर्म पे कोई फॉर्म मुझे रेडी नहीं था सपोर्ट करने को, ओपनली लोग करे ओपनली ये नहीं सपोर्ट किया, पर ओपनली कोई नहीं था. तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो आई एम वेरी इंडेप्टेड टू हिम ऑलवेज माई लाइफ. और उसी तरह से मेरा सफ़र चला और ये बार अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी. बीच में कुछ रीज़न से लॉकडाउन हो गया था. मेरा काम था कि एज अ सोशल वर्कर मैं जितना लोगों के लिए कुछ कर सकूं, इट गिव्स मी द हैप्पीनेस, बिकॉज फाइनली ये हम दूसरों के लिए जो हेल्प करते हैं हम हमारे लिए आखिरत कमा रहे, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव. बाकी का चाहे हमारी कम्युनिटी हो, कच्ची कम्युनिटी हो, मेमन, या तो फिर और कोई भी लोग होवे, इंसानियत के नाम पे हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों की मदद करें हुए. वो तो है ऐसा है कि भाई आज की पहले तो लोगों ने जन्नत जानवरों के लिए पानी पिलाया और उन लोगों को जन्नत मिल गई. आज की तारीख में तो हमें सबसे बेसिक ये चीज़ है कि हमें इंसानियत नहीं भूलना चाहिए. वी शुड बी ह्यूमन्स बाय हार्ट. सो अल्हम्दुलिल्लाह वाइस प्रेसिडेंट आई गॉट ह्यूज रिस्पॉन्स. ये लोगों के ऊपर था और एज यू राइटली सेड, अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त अता फरमाए. अल्लाह को मेरे से काम लेना था तो अल्लाह ने फिर मुझे एक मौका दिया है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई न्यू 2 पोजिशंस इन द कच्ची मेमन ट्रस्ट. वाओ ग्रेट. अच्छा, पोजीशन इन कच्ची मेमन ट्रस्ट एज वेल ट्रस्टी चेयरमैन इन ज़करिया मस्जिद, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, ये जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त क्या फीलिंग थी? लग रहा था कि हवा कुछ बदली थी? हाँ, ये बात तो सही है. आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दिस टाइम. कच्ची जमात में जब मैंने वाइस प्रेसिडेंट का फॉर्म भरा, पहले मैं हॉनेस्टली मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं वाइस प्रेसिडेंट का फॉर्म भरूँ. मेरा इंटेंशन था मैं ट्रेजरर का फॉर्म भरूँ, बट मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे हमारे लोग थे जो पैनल के थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करे कि आप वाइस प्रेसिडेंट का फॉर्म भरो. और उसके वजह से भी मैं उनका थैंक यू बोलता हूँ, बिकॉज दे हैव ऑल्सो उन्होंने भी गॉच कर लिए थे कि क्या चल रहा है. पुराने कच्चे जमात के जो ट्रस्टी थे और शायद द कम्युनिटी पीपल वर नॉट हैप्पी फॉर मल्टीपल रीजंस. तो शायद उसकी वजह से उन लोगों को चेंज चाहता था, और एक हम हमेशा देखते हैं कहीं पे भी, चाहे वो कोई भी इलेक्शंस हो, लोगों में एक मोनोटोनी भी आ जाती है. पीपल वांट अ चेंज फॉर द पर्पस ऑफ चेंज, सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि 8-9 साल हो गए. सो दैट वाज द रीज़न कि मुझे गॉज हो गया था कि शायद जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे थे, आई वाज गेटिंग कॉन्फिडेंट कि कच्ची जमात के इलेक्शंस में इंशाल्लाह जीत जाऊंगा. मगर इतने बड़े मार्जिन से जीतूंगा, ऑनेस्टली आई एम स्टिल थैंकफुल टू द कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह. ग्रेट. अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आप लगे भाई आप जीत गए, हाँ, तो उस वक्त क्या था, मतलब दिल में था कि अरे अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन क्या था? जब काउंटिंग चालू हुई नदीम भाई, फर्स्ट राउंड में भी माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छे वोट्स, फर्स्ट राउंड से लेके 21 राउंड्स होते थे. एक राउंड में 50 वोट्स का बंडल होता था. अच्छा. तो अराउंड 1100 जो 50 लोग आए थे,
तो उसके हिसाब से 21 राउंड्स हुए थे समथिंग, और उसके अंदर कुछ इनवैलिड वोट्स भी होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1100 वोट्स थे, एक्चुअली 1100 वोट, 1096 समथिंग। सो उसमें माशाल्लाह कुछ जो हर राउंड के अंदर मेरी जो काउंटिंग हो रही थी उसमें मैं लीड ले रहा था हर राउंड में, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो पहले ही 5 राउंड में मैं समझ गया कि आई वॉन द इलेक्शंस फॉर वाइस प्रेसिडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। या फर्स्ट 5 राउंड में, बिकॉज मेरा लीड फर्स्ट 5 राउंड में अराउंड 50 वोट्स का हो गया था, 50 हाँ 50 वोट, हर राउंड में 10-10 वोट का लीड मिल रहा था, सो आई वॉज देन वेरी कॉन्फिडेंट कि आई एम गोइंग टू विन। सो आई वॉज हैप्पी, बट एक चीज़ है कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। वन नीड्स टू बी वेरी मच लेवल हेडेड, लोगों के फ़ोन आते हैं, आई मेक श्योर डेट मैं जॉब पे भी रहता हूँ तो मैं अपने ब्रेक के अंदर लोगों को जवाब देता हूँ। अगर कॉल नहीं ले सकता हूँ तो मैं उनको रिस्पॉन्ड दे देता हूँ कि आई विल कॉल यू बैक, और जैसा मेरी ऑफिस ख़त्म होती है क्विकली कॉल ऑल ऑफ देम, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, आप जैसे भी अपने खुद ही बताते हैं ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए आप ये करते हो। अब आपका कहीं ना कहीं एक जॉब हैक्टिक है प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है, एट द सेम टाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पॉसिबल है, मतलब फैमिली को लेके, वर्क काम को लेके, तो ये इज इट पॉसिबल? सो आई एम अ वर्कहॉलिक पर्सन, मैं कोशिश करता हूँ कि फजर नमाज के बाद नहीं सोऊं। इनिशियल जो फेस होता है सुबह का वो बहुत बरकती टाइम होता है, तो मैं वहीं से काम चालू कर देता हूँ, मेरा ऑफिस का भी, अच्छा। और उसके लिए जो इनिशियल 3-4 घंटे होते हैं उसमें मैं मेरा मेजर काम क्विकली करने की कोशिश करता हूँ। सो आई एम सेट फॉर द डे, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मेरा सुबह भी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह से मैं दिन भर की प्लानिंग करूँ बोथ फॉर माई ऑफिस, और अगर मेरे कुछ क्लाइंट मीटिंग्स भी हुए तो मैं उसके लिए भी प्लान करता हूँ कि यहाँ पे इतने टाइम पहुँचना है। जो ट्रस्ट की मीटिंग्स होती है शाम में, बेसिकली मोस्ट ऑफ द मीटिंग्स आर आइदर इन द इवनिंग और ऑन सैटरडे। सो आई एम वेरी मच प्लान्ड कि मुझे ये टाइम पे इतना टाइम देना है, यहाँ से मुझे वहाँ पे इतने वक्त पे पहुँचना है। सो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह आई मैनेज इट अलॉन्ग विथ माई फैमिली। ग्रेट। ओके, क्या विजन है जो पुरानी कम्युनिटी थी, जो लाइक कम्युनिटी थी, और अभी जो कम्युनिटी है, तो अभी आपका विजन क्या है? मतलब क्या? देखिए, हर कमेटी आती है, हर कमेटी की यही नियत होती है कि हम अच्छा काम करें, अच्छा काम करें। कोई ये सोचता नहीं है कि भाई हम सिर्फ आके यहाँ पे आज की तारीख में कि भाई हम सिर्फ सीट पे आवे और 3 साल निकाले हुए फिर देखेंगे बाद में, क्योंकि सबको मालूम है, एक चीज़ बहुत क्लियर है, कोई भी इलेक्शंस हुए, नाउ द वोटर्स आर वेरी स्मार्ट, पब्लिक उन्हीं को वोट देती है बूथ में जाके, तो उसी को वोट देती है जिसको उन्हें लगता है कि नहीं ये हमारे लिए काम किया है, अच्छा, चाहे वो सीट पे होवे या नहीं होवे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे कोई भी कम्युनिटी के इलेक्शंस हुए, बीएमसी के कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हुए, या तो फिर एमएलए के इलेक्शंस हुए या एमपी के, सो पीपल आर वेरी स्मार्ट, वोटर्स आर वेरी स्मार्ट, सीनारियो हैव चेंज, जो फुट पे रह के लोगों को अटेंड करे हुए और उनका काम कंप्लीट करे हुए, उनको सपोर्ट करे हुए, इन देयर बैड डे स्पेशली, बिकॉज मसले आजकल बहुत है। बॉम्बे इज़ गेटिंग कॉस्टलियर स्पेशली आफ्टर द लॉकडाउन। लोगों को अगर कोई घर में कोई बीमार हो जाता है, किसी के घर में कोई सीनियर है, कुछ भी हो जाता है, लाखों रुपया बिल आ जाते हैं मेडिकल के, एजुकेशन का कॉस्ट बढ़ रहा है। आज सीनियर केजी है, जूनियर केजी की 30-40 हज़ार रुपया फीस भरनी पड़ती है, सो इट्स नॉट ईजी फॉर अ कॉमन मैन। जो मिडिल क्लास वाला है, कई लोग ऐसे जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं है, सो दोज पीपल आर स्ट्रगलिंग, दे वांट देयर चिल्ड्रन टू गेट एजुकेटेड, दे वांट कि भाई अगर अल्लाह ना करे उनके घर में कोई बीमार पड़े हुए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में डाले हुए। सो ये सारे रीजंस होते हैं। तो इस वक्त पे हम कोशिश करते हैं कि उनके जितने भी ये सब मसले हैं क्विकली सॉल्व हो जावे, और गाइड भी करते हैं, कि ये ट्रस्ट में जाओ, वो ट्रस्ट में जाओ, हमारे ट्रस्ट से जो होता है वो हम कोशिश करे हुए, और जो हमारे नॉलेज के अंदर बॉम्बे में है वहाँ पे हमारे कॉन्टेक्ट के थ्रू भी हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ग्रेट। सो दैट इज़ व्हाट ऑल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन हु इज़ ऑन द सीट, ही नीड्स टू हेल्प द कम्युनिटी through all his contacts, and for that also knowledge gaining is very important. So I upgrade myself on a regular basis. Great. For the social causes also, that is very important. Okay, this is the Cutchi Memon, right? Yeah. अगर अब ये जो ट्रस्टी और चेयरमैन जो ज़करिया मस्जिद के हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी आपकी? कच्ची मेमन जमात के अंदर तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट है, और आज आपको मालूम है कि वक़फ़ जो है, वक़फ़ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक़फ़ से कुछ चेंजेस हो चुके हैं, जैसे ट्रांसफ़र्स जो होते थे, टेनेंसी ट्रांसफ़र्स होते थे, उसके अंदर अब वक़फ़ की एनओसी की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो फिर लीगल इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम लोग
बेसिकली सॉर्ट करना चाहते हैं हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है. ऑब्वियसली कम्युनिटी इज़ फर्स्ट. वी हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल वॉट एवर पॉसिबल वे, स्पेशली फॉर द फील्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन एज वेल एज कभी मेडिकल का हुआ या तो फिर हाउसिंग के लिए एक्सेट्रा. सो ये हमारी एम्पावरमेंट ऑल्सो. अगर हमारे को कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसको जॉब नहीं है और हमारे पास कॉन्टैक्ट है तो एम्पावरिंग देम बाय गिविंग देम जॉब. उनको रिक्शा दिला दो. अगर किसी के पास भाड़े की रिक्शा चला रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है और वो अपना खुद पैरों पे खड़े होकर जितना मेहनत करेगा उसके हिसाब से. तो ये सारी बहुत सारी स्कीम्स है विच वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट ताकि लोग एम्पावर हो जावे और खुद अर्निंग करना चालू करे. हाउसिंग इज ऑल्सो मेजर इशू नदीम भाई आज की तारीख में. बॉम्बे के अंदर घर लेना सबके बस की बात नहीं है. हाँ, यू आर इनटू रियल एस्टेट, यू नो इट, इट्स नॉट ईजी. अगर आज की तारीख में एक बंदा लाख रुपए भी सैलरी कमाता है और उसको अगर 1 BHK लेना है जो अप्रॉक्सीमेटली आज की तारीख में 1 CR से नीचे नहीं है, सो उसकी पूरी लाइफ गुजर जाएगी. ही विल नॉट बी एबल टू टेल यू वन थिंग कि मुंब्रा जैसा जो एक छोटा सा शहर है, यहाँ पे 1 BHK भी 50 लाख के आसपास आ गया. ट्रू, वेरी राइट. जस्ट इमेजिन, रियल एस्टेट तो बहुत ही अलग चीज़ हो गई है. तो हाउसिंग इज़ ऑल्सो इन आवर लिस्ट इंशाल्लाह, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट. ये टर्म में हमने कुछ वादे किए हैं बिफोर द इलेक्शंस एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो फ्रंट पे नहीं आते. अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग कम्युनिटी के लोगों की मदद करना चाहते हैं और इंशाल्लाह उनके सपोर्ट से और अल्लाह की मदद से जो प्रॉब्लम मैक्सिमम हम लोग सॉल्व कर पाएंगे टर्म में, विल ट्राई टू डेट. सेम फॉर ज़करिया मस्जिद ऑल्सो वक़फ़ के अंडर है और वक़फ़ रिलेटेड जो भी बीच पास्ट में कुछ नोटिस आ रही थी, हम चाहते कि हाँ हम चाहते वो नोटिस नहीं आवे. जो वक़फ़ के प्रोसेस है हम बराबर फॉलो करे हुए, मस्जिद को मेंटेन करे हुए. अल्हम्दुलिल्लाह जो भी प्रॉपर्टीज़ है ट्रस्ट की उसके अंदर हम देखे हुए कि कहीं पे कुछ एंक्रोचमेंट नहीं हुए. एवरीथिंग इज़ मेंटेन्ड वेल, एज वेल एज हाशमिया स्कूल विच इज़ अ पार्ट ऑफ ज़करिया मस्जिद ट्रस्ट. राइट, माशाल्लाह. और अच्छी बिल्डिंग है वो, और पहले के जो ट्रस्टीज़ थे उन्होंने मेहनत करके उसको सपोर्ट किए और उसको आगे बढ़ाए. हम चाहते हैं कि उसके अंदर भी जो पास्ट में भी हमने कोशिश कर चुके थे उन लोग के स्टूडेंट्स के लिए, हेल्पिंग देम टू गेट द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन. स्पोर्ट्स के लिए उन लोगों का जो पोटेंशियल है वो समझने की हम कोशिश करते थे कि ताकि अगर किसी बच्चे में कोई पोटेंशियल है तो हम उसको आगे बढ़ावे स्टेट लेवल पे, वेदर इट वाज अ किक बॉक्सिंग और इट वाज समथिंग लाइक अ स्पोर्ट लाइक अ कबड्डी और क्रिकेट. अच्छा. सो ये हम कोशिश करते हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जिनमें पोटेंशियल है, वो आगे जाके कॉलेज के एडमिशन लेने पे दे कैन गेट easily admission even if their percentages are not that great on behalf of state level performance or maybe a national level also कुछ बच्चों में होगा. तो बट वो तो उर्दू मीडियम है ना? हाँ, उर्दू मीडियम है, बट आई डोंट बिलीव के उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चे लोग सक्सेसफुल नहीं है. अच्छा. हमारी कम्युनिटी में और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं और दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ इन देयर करियर. ओके. हमारे कच्ची जमात के 18 ईयर्स के टर्म जो 6 टर्म के प्रेसिडेंट रह चुके हैं डॉक्टर अब्दुल रऊफ सुमार साहब. अब्दुल रऊफ सुमार साहब, या ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रेसिडेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कच्ची जमात मुंबई. और अभी साबू सिद्दीक हॉस्पिटल में भी वो डीन है, तो वो भी ये स्कूल से पढ़ चुके हैं. अच्छा. हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरी हैंड राइटिंग से उनकी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी है. अच्छा. हिज क्वालिटी ऑफ इंग्लिश इज़ डेफिनेटली मच बेटर देन व्हाट आई एम स्पीकिंग, एंड ही इज़ फ्रॉम उर्दू स्कूल प्रोडक्ट. अच्छा. देयर इज बीन जनरल सेक्रेटरी जो इस्माइल अभी मस्जिद के ट्रस्टी है कई सालों तक. कच्ची जमात के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर उस्मान जरदौरवाला साहब, he is also very good in his languages when it comes to English, when it comes to communication and when it comes to problem solving. So वो भी है. कार्डियोलॉजिस्ट आप सुनेंगे डॉक्टर ज्वाले, ही इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हाशमिया हाई स्कूल. अरे वाह. आज भी मैं जानता हूँ क्योंकि मैं कई स्टूडेंट्स के रेगुलर टच में हूँ. सम पीपल आर वेरी गुड जर्नलिस्ट, Okay. अच्छे से अच्छे मीडिया हाउस के अंदर वो टीवी जर्नलिस्ट है. सम पीपल आर वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट विथ MNCs इन बॉम्बे. सो ये उर्दू स्कूल के प्रोडक्ट है. ये आपके अंदर का जो फायर होता है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप ख़त्म मत करिए. अगर कोई बच्चे के अंदर कुछ विजन है, हमारा ये काम है कि बच्चों को हम सपने दिखाएं कि भाई ये लाइफ में हो सकता है अगर आप मेहनत करेंगे तो वो बच्चे के अंदर वो अगर फायर हुआ और उसकी फैमिली का थोड़ा बहुत सपोर्ट हुआ, सो ही कैन डू वंडर्स. ही कैन नॉट ओनली बी वेरी सक्सेसफुल इन करियर, वो अपनी पूरी फैमिली को ऊपर उठा सकता है आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल एंड ड्रॉइंग अ गुड सैलरी एक्सेट्रा. सो उर्दू स्कूल या मराठी स्कूल
या हिंदी स्कूल, रीजनल लैंग्वेजेस से कोई भी बच्चा पढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इंग्लिश नहीं आती है। डेफिनेटली वहाँ पे भी इंग्लिश सिखाई जाती है, फैमिली बैकग्राउंड होता है। आजकल तो यूट्यूब इतना है कि उसके अंदर इतने सारे प्रोग्राम्स है कि पर्सन कैन लर्न इंग्लिश ऑन हिज और हर ओन, जस्ट बाय चेकिंग द वीडियोस। सो इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, बट ये नहीं है कि अगर किसी को इंग्लिश किसी की स्ट्रांग नहीं है बाय एनी चांस तो वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स इन इंडिया वेयर पीपल हैव बिकम बिग बिजनेसमैन starting from scratch, or they have been successful people in businesses and in various industries of their own, so थोड़ा सा मेहनत तकदीर भी साथ देना चाहिए, that is also important. At the same time अगर कंट्री की इकोनॉमी ऊपर जा रही है तो वो फ्लो में लोगों को क्विकली सक्सेस भी मिल जाता है। ग्रेट। और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन देवें। इंग्लिश के अंदर हम स्पेशल टीचर्स भी रखते हैं जो उन लोगों को कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर सेंटर्स हैं हमारे इधर, हाश में कंप्यूटर सेंटर, हाश में, यस। लाइब्रेरी अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाइब्रेरी चालू किए थे। स्कूल के बच्चे जहाँ पढ़ते, एरिया के बच्चे भी एक नॉमिनल फ़ीस दे के वहाँ के मुंबई 39 के बच्चे आते हैं। बहुत ही एरी लाइब्रेरी है हाशमिया स्कूल के अंदर। कंप्यूटर सेंटर है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाहर के भी आके मिनिमल फ़ीस दे के MSCIT के जो कंप्यूटर कोर्सेज है वो लेके दे लर्न एंड दे गो अहेड इन देयर जॉब्स टू स्टार्ट देयर करियर। तो ये हम स्कूल के बच्चों को भी कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपने रिसेंटली एक बात बोली थी मराठी को लेकर, हाँ, क्या था? मैं बोला कि अगर मराठी से भी बच्चा पढ़ता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो सक्सेसफुल है महाराष्ट्र के अंदर जॉब की वो ज़्यादा है आज की तारीख में। और अगर मुझे मराठी बाय एनी चांस बोलने नहीं आती है, आई एम नॉट अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ मराठी, और इफ आई कांट इवन अंडरस्टैंड मराठी, then my probability of getting a job in Maharashtra will be less than a Marathi educated school student. तो हाँ, तो हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ की तो लैंग्वेज सीखना हमारे लिए सबसे फर्स्ट ड्यूटी है। परफेक्ट। सो आई हैव बीन इन स्कूल्स, आई एम कॉन्वेंट स्कूल, मगर इसका मतलब नहीं था मराठी नहीं थी, हम मराठी सीखे वहाँ पे। हाँ, आई मे नॉट बी अ फ्लुएंट स्पीकर इन मराठी बट आई अंडरस्टैंड मराठी कम्प्लीटली, टूटी फूटी भी मराठी बोला बोला जाता है। ओके रिजवान भाई, काफ़ी सारे लोग हैं जो सर्व करना चाहते हैं लेकिन शुरू कैसे करें पता नहीं होता है, तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस देंगे? इंटरेस्ट यू मीन टू से? यस, इंटरेस्ट। सी देखिए, एजुकेटेड जो बच्चे होते हैं वो बेचारे अपने करियर के स्टार्टिंग में आफ्टर एजुकेशन वो एक स्ट्रगल करते हैं इनिशियल फेज में, बिकॉज पूरे हिंदुस्तान से लोग बम्बई के अंदर जॉब ढूंढने आते हैं तो उनका कंपटीशन सिर्फ बम्बई के स्टूडेंट से ही नहीं होता है, चाहे कोई भी ऑल ओवर इंडिया से होता है। वो बेचारे अपने स्ट्रेस में रहते हैं, अपने जॉब को बचाना या तो कोई स्टार्टअप करते हैं तो बिजनेस में भी कंपटीशन है, दिन रात इन्वेस्टमेंट उनका लगा होता है, पैसा होता है, सैलरीज देनी होती है। सो इसके वजह से लोग, यंग जनरेशन बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रस्ट के ऊपर ध्यान देते हैं कि हम ट्रस्ट में आवे, क्योंकि ट्रस्ट जो होती है वहाँ पे लोग, ट्रस्ट का मतलब ही है कि भरोसा, सो इसके लिए शायद ये ट्रस्ट वर्ड यूज़ किया गया है कि इसमें भरोसे के लोग आवे जो ईमानदार होवे। ओके। तो सबसे पहली क्राइटेरिया जो ट्रस्ट के अंदर आवे लोग, यंग जनरेशन वाले जो लोग हैं, एजुकेटेड ऑब्वियसली है, मगर ईमानदार लोगों को कौन सिलेक्ट करे हुए, ताकि उनको यंग लोगों को जो टाइम दे सके हुए थोड़ा बहुत भी, और उनको आगे वोट डाल के उनको जितावे, ताकि वो कम्युनिटी के लिए अपना टाइम और वक्त और अपनी नॉलेज शेयर करके दूसरों को बेनिफिट पहुंचा सके। ओके, तो वो आएंगे कैसा? आने के लिए तो कैसा है कि उनको अपना हमारे जो इलेक्शंस होते हैं उसमें लोग कैनवासिंग करते हैं। मैंने जब पहली बार इलेक्शन फाइट किया था कच्ची जमात खाने का 2011 में, मैं हॉनेस्टली जॉब पे था गोरेगांव में, आई वाज हैंडलिंग लॉट ऑफ बिग क्लाइंट्स लाइक यूरेका फोर्ब्स, रिलायंस म्यूचुअल फंड, स्कॉडा इंडिया, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज। तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं जाके लोगों से कैनवासिंग करूं और लोगों से वोट्स मांगूं डोर टू डोर, ऑनेस्टली, बिकॉज 6 days वर्किंग था उस टाइम पे 2011-12 में मोस्ट ऑफ द डिजिटल एजेंसीज। तो मैंने अपना एक प्रोफाइल बनाया था जिसके अंदर मैंने मेरा एजुकेशन, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, एक्सेट्रा सब लिखा था, और वो मैंने सारे कचेंस के घरों में पहुँचा दिया था। अच्छा। तो आई वॉज लक्की कि आई स्टूड 8th इन द कमिटी मेंबर्स, क्योंकि 8 कमिटी मेंबर्स की पोजीशन होती है, आउट ऑफ 15, तो उसमें 8th नंबर पे आया था एंड गॉट एन एंट्री। उस टाइम पे लोगों ने मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से और फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से, नेचर के हिसाब से उन लोगों ने मेरे को कंसीडर किया। उसके नेक्स्ट 3 साल बाद मुझे सीधा वाइस प्रेसिडेंट का अपॉर्चुनिटी, मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुआ। तो यंग लोगों को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी, मेरे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि एजुकेटेड लोगों को पब्लिक चाहती है कि आवे कॉम के अंदर,
ट्रस्ट के अंदर थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा, कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, थोड़ा जॉब में भी थोड़ा बहुत हसल वसल होगा, फैमिली टाइम भी थोड़ा देना पड़ेगा, तो अपना लीजर टाइम भी देना पड़ेगा, सैटरडेज को आकर ट्रस्ट की मीटिंग करनी पड़ेगी, मगर कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बड़े लोगों ने उस वक्त अपना पेट काट के अपना एक एक रुपया बचा के ज़मीन लेके सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए इतनी सारे इदारे बनाए, तो क्या हमारा फ़र्ज़ ये नहीं होता कि हम थोड़ा वक्त निकाल के इसको एज अ केयर टेकर ट्रस्ट के अंदर आवे और हम इसमें अपना वक्त देवे? ये हमारी भी जिम्मेदारी है। आज बम्बई के अंदर शायद हम स्कूल नहीं बना सकते, इतना हमारे पास पैसा नहीं है, एज एन इंडिविजुअल आई एम सेइंग, एज अ डोनर और वॉट एवर, पीपल लाइक मी जो आज अगर अच्छी सैलरी भी उठा रहे, वो ज़िंदगी गुजर जाएगी, शायद एक स्कूल नहीं बना सकेंगे बॉम्बे के अंदर, एक मुसाफिर खाना नहीं बना सकेंगे, बम्बई की जो आलीशान बड़ी माशाल्लाह मस्जिदें हैं, इतनी बेहतरीन मस्जिद है, खूबसूरत मस्जिद है, वैसी मस्जिदें हम शायद नहीं बना पाए बॉम्बे के अंदर। तो जो लोगों ने बना के गए हैं बॉम्बे में जहाँ पे भी, उसकी केयर टेकिंग की तो जिम्मेदारी यंग जनरेशन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह तो सवाल करेगा कि जब हमने तुम्हारे को उस वक्त तुम्हारे पास सब चीज़ थी, तो तुमने अपनी मस्जिदों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, इंसानियत के लिए क्या की? दैट विल बी अ क्वेश्चन जिसके लिए हम आंसरेबल होंगे। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक यूथ के ऊपर कि एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद वो किसी न किसी तरह से अपनी कम्युनिटी, चाहे कच्चियन कम्युनिटी के लोग हो, वो अपनी कम्युनिटी में वक्त देवे, एनरोल होवे और उसके अंदर कोशिश करे कि आने वाले इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करके मेहनत करके थोड़ा सा जीते हुए, क्योंकि अपना वो प्रोफाइल बताएंगे, अपना काम बताएंगे, तो कम्युनिटी डेफिनेटली उनको कंसिडर करके मौका देगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। ओके रिजवान भाई, अभी कच्ची मेमन जमात जो है वो अलग अलग क्षेत्र में सपोर्ट करती है लोगों को, अलग अलग ना फील्ड में सपोर्ट करती है, एजुकेशन में भी करती है, पर तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना कि बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं होता है कि कच्ची मेमन जमात कहाँ पर है और किस तरीके से वहाँ पर जाके अप्लाई करना है या हेल्प लेना है। एक्चुअली बॉम्बे के अंदर कच्ची जमात इज काम्बेकर स्ट्रीट, विच इज़ नियर मोहम्मद अली रोड, और वहाँ पर हमारी ऑफिस है ट्रस्ट की, वहाँ पर हमारे स्टाफ भी बैठते हैं, तो वहाँ पे फॉर्म मिलता है और जिसका रिक्वायरमेंट होता है वो फॉर्म लेके जाता है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी ट्रस्ट है जो कच्चियन स्टूडेंट्स को और दूसरे जैसे मेडिकल पेशेंट्स के लिए एड देती है, समथिंग लाइक कम्बू याकूब ट्रस्ट हो गया जो काम्बेका स्ट्रीट में है, बावला चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया जो वापस काम्बेका स्ट्रीट के अंदर है। ये सब कच्ची मेमन के ट्रस्ट हाँ, करीब में ही है, 50 मीटर के रेंज में ही है सादर। अच्छा। दूसरी भी ट्रस्ट है, तो ऐसी बहुत सारी ट्रस्ट है जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, मेडिकल पेशेंट्स के लिए हेल्प करते हैं और दूसरे भी जो कॉजेज़ होते हैं उसके लिए भी कंसिडर करते हैं। ओके, सो इट्स वेरी इजी एंड वी एट कच्चियन जमात अगर हमारे से जो रब्ता कायम करते हैं, अब उनको सारे ट्रस्ट जो है उनका गाइडेंस भी देते हैं और इंडिविजुअल लोगों से भी जो डोनर्स है जो फ्रंट में नहीं आते हैं उनके ज़रिए भी वॉट एवर प्रॉब्लम्स वी कैन हेल्प देम ऑफ फीस और फॉर other stuff we try to other needs we try to help them out. ओके, अब एक कन्फ्यूजन ये है कि ये पैसा ज़कात का रहता है जो पैसा आप बोल रहे हो या कच्ची मेमन का रेवेन्यू का रहता है? ये दो चीज़ें हैं, कभी बहुत सारी ट्रस्ट है जिसके अंदर ये ज़कात का पैसा नहीं होता है, नहीं होता है क्योंकि जैसे ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ है उसके रेंट आते हैं, ओके, रेवेन्यूज आती है, रेंट आते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, रेंट पे होती है, तो वो जो रेवेन्यूज़ आते हैं वो रेवेन्यूज से साफ पैसा ही है। अब कच्ची जमात के अंदर भी एक बैतुल माल है जिसके अंदर लोग ज़कात का पैसा डोनेट करते हैं, स्पेशली माह रमज़ान के वक्त पे, ओके, और उसको वो ज़कात का पैसा है जो बोल के दिया जाता है, ओके, पेंशन जो दिया जाती है जमात के रेवेन्यू से फिलहाल दी जा रही है, सो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉन ज़कात अमाउंट। मतलब लोगों को पता रहता है कि भाई ज़कात नहीं है ना? वेरी राइट। अच्छा, ये मैंने ऐसा सुना है कि पैसा बहुत आता है कच्ची मेमन जमात करने में और उसका यूटिलाइजेशन होता है बराबर, लगता है? मैं अभी रिसेंटली आफ्टर 8-9 ईयर्स बाद आया हूँ, मगर मुझे पहले की बात मालूम है डॉक्टर वंजारा साहब के टाइम पे, डॉक्टर वंजारा जो जिनके साथ मैं वाइस प्रेसिडेंट था और वो उस वक्त प्रेसिडेंट थे इन द 2013 to 2016, सो उस वक्त पे भी एक रेवेन्यूज़ आती थी और वो सारा पैसा बराबर यूटिलाइजेशन होता था, थ्रू चेक से पेमेंट आती थी डोनेशन के थ्रू, और वो कुछ लोग कैश में देते तो उनको क्विकली रिसीव भी दे दी जाती थी, और वो पेमेंट जो लोगों को होता था हॉस्पिटल्स के लिए वो हॉस्पिटल के नाम पे चेक दिए जाते थे। तो फंड्स आते हैं, ऐसा नहीं आते हैं, और आज भी है ऐसे डोनर्स जो सपोर्ट कर रहे हैं, बट क्या होता है कि कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। एक चीज़ आज से 10 साल पहले एग्जाम्पल, अगर एक राशन का किट 500 रुपये में आता था, जो एक फैमिली के 4 लोगों को 10 दिन या 15 दिन के लिए सपोर्ट हो जाता था, आज वही
कमोडिटी जो खाने पीने की चीज़ है उसका रेट डबल नहीं ट्रिपल हो गया है, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। तो आज अगर वो किट 1200-1500 की भी दी जाती है तो सफिशिएंट नहीं हो पाती है वही 4 लोगों के फैमिली के लिए। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन tripled or even more than tripled in the last 10-12 years, सही है। I remember when I did my MBA, the cost of education was 80,000 rupees per year, और 2 साल का हमारा 1.5 लाख 1,60,000 था, 2005 की मैं बात कर रहा हूँ। पर आज वही कॉलेजेस के अंदर आप जाएंगे तो आपको जो फीस का है वो ट्रिपल हो गया, सो कोई भी फर्दर एजुकेशन इन्हें लोग पढ़ना चाहते हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन और वॉट एवर, सबका कॉस्ट बढ़ गया है। आज नर्सरी का 30-40 हज़ार रुपया फीस हो रहा है प्राइवेट स्कूल्स का। सो कॉस्ट हैज़ इंक्रीज्ड, सो जो फंड्स भी आ रहे हैं अगर वो बढ़ गए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट वहाँ पे रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ गई है और पॉपुलेशन भी ऑब्वियसली द कम्युनिटी का पॉपुलेशन भी बढ़ता है, फैमिलीज बढ़ती है, तो उसके हिसाब से लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, सो दैट इज़ द थिंग। ओके, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपका सबसे बड़ा विजन क्या है कच्ची मेमन जमात के लिए? आप किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे? लाइक यूथ हो गया, एजुकेशन हो गया, वेलफेयर हो गया या हारमोनी? देखिए, कोशिश तो करेंगे कि हर चीज़ के लिए सपोर्ट करें, अब ये देखा जाता है कि कौन सी फैमिली कितनी ज़रूरतमंद है, और जैसा एक फैमिली है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो फैमिली का रिसेंटली ऐसा था कि वो भाड़े की रिक्शा चलाते थे मुमरा में। अच्छा। और किसी डोनर ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि रिजवान भाई कि अगर कोई हम किसी को हेल्प कर सके हुए, तो मैंने उनका भी एक ये था स्कीम था कि भाई हम रिक्शा दे सकते हैं। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग ज़रूरतमंद है जो स्कीम उनकी चल रही है और भी कई लोग उसके बेनिफिट उठा रहे हैं। ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहाँ पे उनको रिक्शा दिला दी गई थाने से ही, और वो अभी पूरा उनका जो भाड़ा वो रिक्शा का पहले देते थे वो बच गया है, वो रेंट पे भी घर पे रहते थे। तो ऐसी फैमिली, क्योंकि उनकी फैमिली भी थी, बीवी थे, बच्चे हैं, सो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कि एक रेंट की रिक्शा चलावे, घर का भाड़ा भी रेंट पे। तो वो आदमी ज़्यादा ज़रूरतमंद था, यंग था, आज वो आदमी 12 घंटा अगर रिक्शा चला रहा है, सो ही इज़ मेकिंग सम गुड मनी, और वो भाड़ा भी इसको रिक्शा का नहीं पड़ रहा है। उसके अलावा वो रिक्शा रात में उसके सगे भाई को दे रहा है, एट अ वेरी वेरी नॉमिनल अमाउंट रेंट पे। समझ गया। तो वो रेंट भी उसको आ रहा है, क्योंकि हमने भी उसको बोले थे कि रिक्शा को आप लोग कोशिश करिए कि दिन में भी चलाओ, रात में भी चलाओ। सही है। दिन में आप चलाओ, रात में आप किसी और को दे दो। अब वो बाहर वाले को नहीं देना चाहता था क्योंकि थोड़ा मैनेज वो नहीं कर पाएगा, तो उसके घर में ही उसके भाई जो रिक्शा भाड़े पे चला रहे थे उसको कम रेंट पे दे दिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक 2.85 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आज अल्लाह का शुक्र है कि वो मंथली 15 से 20 हज़ार रुपया एटलीस्ट लेके जा रहा है एवरी मंथ, अल्हम्दुलिल्लाह, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। वेरी नाइस, अल्लाह का शुक्र, वेरी नाइस। तो ऐसी एक स्कीम है, और भी है कि हम कोशिश करें कि सेल्फ एम्पावरिंग करना बहुत ज़रूरी है। एम्पावरिंग करना ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को हेल्प कर रहे हो तो ये सोचिए कि किस तरह से वो खुद कमाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जावे, ताकि वो देने वाले बन जावे फ्यूचर में, लेने वाले नहीं बने हुए। ये बहुत मतलब आप ये मछली एक टाइम नहीं खिला रहे, मछली पकड़ना सिखा रहे हो, ताकि वो yes teach, we are trying to help them to how to fish rather than just giving them fish. That is our objective इंशाल्लाह। बाकी का तो जो दूसरा हाउसिंग का है वो भी हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके वे हम लोग सपोर्ट करें। वी आर लुकिंग आउट फॉर प्लेसेस लाइक मुमरा और वसई और सोपारा में वे लुकिंग आउट के कुछ अच्छे रेट्स में घर मिल जाए, ताकि हम थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली इन फेसेस लोगों को वहाँ पे हम लोग बसा सके। वेरी इंशाल्लाह नीयत अच्छी है, बाकी की तो मेहनत भी कर रहे हैं, अल्लाह की मदद है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तभी अल्लाह ने हमारे लोगों को, हमारे पैनल को भी मौका दिया है, और सब डेडिकेटली मेहनत करें। ये हफ्ते कच्ची जमात ट्रस्ट की भी मीटिंग थी, बहुत अच्छी गई, बहुत स्मूथली गई। सब ने मिलके रेवेन्यू किस तरह जनरेट होगा वो उस पर भी डिस्कस किए माशाल्लाह, और भी कई चीज़ें थी जो डिस्कस किए। तो ज़करिया मस्जिद ट्रस्ट की भी मीटिंग हुई, वो भी बहुत चीज़ें उसमें डिस्कस हुई है। सो बात यह है कि सब मिलके काम करेंगे इंशाल्लाह, तो कहीं ना कहीं हर ट्रस्टी या हर आदमी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। ज़रूरी नहीं वो ट्रस्ट में होना चाहिए, बाहर रह के भी कई लोग इतने बड़े बड़े काम कर देते हैं बिना फ्रंट में आए हुए, तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है कम्युनिटी के लोगों को। कच्ची मेमन जो है वो एक्चुअली कहाँ से बेस्ड है, ये कहाँ से आए हैं, एंड लाइक क्या है इनका बेस क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछे नदीम भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह
कच्ची मेमन जो है, जो मेमन्स एक्चुअली दे आर फ्रॉम सिंध, सिंध। या सो दे बिलोंग टू सिंधी लोहानास कम्युनिटी अराउंड 600 years बैक, जो मेमन्स थे, जो मेमन बोले जाते हैं, जो सिंधी लोहानास थे, उसमें से जो लोगों ने इस्लाम कबूल किए थे ऑन द हैंड्स ऑफ बाय द दुआज ऑफ सरकार गौसे पाक और पीराने पीर, तो उनसे जो दुआ मिली थी कि अगर इस्लाम कबूल करते हैं तो मेमन्स लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट किए थे। अच्छा। जो उनको मेमन्स लोगों को अता की गई, सरकार गौस पाक ने दुआ फरमाया और वो दुआ कबूल हो गई, जिसमें मेमनों को सबसे पहली चीज़ खूबसूरती, दौलत, और तीसरी जो चीज़ थी वो पूरी दुनिया में फैले हुए। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों चीज़ें ओके। मेमनों को दी गई हैं। उसके बाद मेमन्स लोग माइग्रेट हुए और कच्छ में जो माइग्रेट हुए उन्हें कच्ची मेमन बोला गया। अच्छा। हलार एरिया जो है वहाँ पे सौराष्ट्र, दैट इज़ वहाँ पे जो माइग्रेट हुए मेमन्स उनको हलाई मेमन बोला गया। ओके। और उसके बाद कमिंग बैक टू कच्ची मेमन्स फ्रॉम द कच्छ, बॉम्बे के अंदर कई फैमिलीज माइग्रेट हुई, आई वुड से 250 years बैक, 200 years बैक। अच्छा। और उसके बाद कई लोग बेंगलोर में कच्छ से माइग्रेट हुए, अच्छा। तो ऐसी दूसरी सिटीज़ में माइग्रेट हुए कच्छ से फॉर बिजनेसेस। और वहाँ पर भी रिसेंटली मैं बेंगलोर भी गया था, तो सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो 22nd जनरेशन है उनकी औलाद वहाँ पे है। अच्छा। और वहाँ पर 11वीं शरीफ बहुत अच्छी तरह से मनाई गई, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। और उन्होंने जो वहाँ के जो सरकार हैदर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने बोले थे कि मेरे उर्स नहीं बनाया जावे, बड़े पीर का उर्स बनाया जावे सरकार गौस पाक का, और वो 11वीं शरीफ में बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया। अच्छा। बड़ी बड़ी नियाज भी, क्योंकि वो बुज़ुर्ग भी कच्छ से माइग्रेट हुए थे, कच्छ भूज से माइग्रेट हुए थे। ओके। और इसलिए माइग्रेट हुए थे ताकि जो बेंगलोर के जो मेमन थे उनकी रहनुमाई कर सके वे, अच्छा। हाँ, उनको स्पिरिचुअली गाइडेंस दे सके वे। और वो उनकी दुआओं से बेंगलोर के भी मेमन, जहाँ मुझे वहाँ के लोगों ने बताए, ओके। they also flourish, so whether it's Bombay Memons or Bangalore Memons or any other Memons, कच्छ के Memons या जहाँ के भी माइग्रेट हुए हैं, ये सब बुजुर्गान दीन की बुजुर्गान जो बुज़ुर्ग हैं उनकी दुआओं से फ्लरिश हुए हैं, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है वो बहुत क्लियरली यही बोलता है कि वी आर सुन्नी मुस्लिम्स, मेमन्स कच्छियंस आर सुन्नी मुस्लिम्स। अच्छा। तो ये है जो बहुत सारे लोगों को पता भी है, और कुछ लोगों को बाहर की कम्युनिटी में मालूम नहीं है। मुझे आज भी सवाल पूछते हैं कि क्या ये बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है, और जिसका जो पेपर भी है जो उस टाइम पे साइन हुआ था, वो पेपर भी आज भी मौजूद है। अच्छा। यस, जो उस टाइम पे जो मेमन लोगों ने, हमारे जो बड़े लोगों ने साइन किए थे, सो वो भी पेपर आज मौजूद है। वाह। ओके। अच्छा लगा जान के। वैसे पता तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट वो कितना ऑथेंटिक है वो अभी अपने मतलब पेपर भी है तो सवाल ही नहीं उठता है। रिजवान भाई, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी या कोई ट्रेजेडी, कोई एक चीज़ आपकी लाइफ में जो हुई हो, जो आपके दिमाग से कभी गई नहीं हो, ऐसी कोई है आपके लाइफ में कोई सीन? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, स्कूल लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, और फैमिली लाइफ होती है, जो चीज़ें लोग कभी भूल नहीं पाते। बट मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मैं कभी शायद ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊँ। ये एक्सपीरियंस था कि जब मेरे वालिद बीमार थे और वो फाइनली आईसीयू से हमने जब घर पे उनको लेके आए थे, और वो फ्राइडे का दिन था और सुबह के 3:45 बजे थे। मुझे वो एक्सपीरियंस जो लाइफ का है कभी मैं भूल नहीं पाऊँगा कि रात में जब हमने उनको वहाँ पे रखे थे घर में, ही वॉज स्टिल ऑन पोर्टेबल वेंटिलेशन, एंड मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी कि भाई अल्लाह मेरे वालिद के हक़ में बेहतर कर जो होगा, ठीक है, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू रिकवर, ऑर्गन्स सब अच्छे थे, बट ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गया था, अच्छा। फ्यू मंथ्स बैक वो ट्यूबरक्लोसिस से भी बहुत फास्ट रिकवर हो गए थे, बट उसके बाद ब्रीथिंग प्रॉब्लम बात, ही वॉज इन आईसीयू, सो इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ, सो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ, एंड ऑल्सो हॉस्पिटल में भी मैं रात में सोता था और जॉब पे भी जाता था। फिर जॉब से मैंने रिज़ाइन भी कर दिया जब मुझे लगा कि नहीं अभी मैं छुट्टियां ज़्यादा ले रहा हूँ, तो मैंने बॉस को बोल के रिज़ाइन भी कर दिया था। तो वो जो रात थी जिसमें मेरे अब्बा की इंतकाल हुआ, उनकी रूह निकली, वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं सुबह में 3:45 बजे मुझे ऐसा लगा कि जैसा मुझे किसी ने उठाया है।
मैं हॉल में सो रहा था और मेरे अब्बा जो थे वो दूसरे रूम में थे. ऑब्वियसली देर आई हैड केप्ट अ नर्स ऑल्सो, यू नो, शी ऑल्सो स्लेप. बट उस वक्त मैं जब उठा तो मैं बहुत ज़्यादा ताजगी फील करने लगा और बहुत ज़्यादा यू नो एनर्जेटिक फील करने लगा, जबकि मैं बहुत थका हुआ था आफ्टर यू नो फ्रॉम हॉस्पिटल एंड शिफ्टिंग माई डैड फ्रॉम हॉस्पिटल इन एम्बुलेंस टू द होम. सो वो वक्त जब मैं उठा तो मुझे एक ऐसी फीलिंग आई कि वाई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक एंड फिर मुझे रिकॉल हुआ कि अब्बा तो वहाँ पे दूसरे रूम में है, तो मैं ज़रा जाके देखूँ. और मुझे उस वक्त जब देखा अब्बा को तो मैं नर्स को बोला कि शायद ही इज़ नो मोर, प्लीज़ चेक. जब ये नर्स ने मुझे बताई कि नहीं, ही वॉज ब्रीथिंग जस्ट सम टाइम बैक, तो मैं बोला नहीं प्लीज़ चेक. एंड देन जब मालूम पड़ा कि उनका इंतकाल हो गया, तो वो जो उस वक्त जो मुझे ऐसा लगा था कि वो रूहानियत कुछ थी जो मुझे उस वक्त उठाई और मुझे मेरे अब्बा की तरफ भेजी कि जाके चेक करूँ कि भाई ही इज़ नो मोर. और फिर फटाक से मैंने डॉक्टर्स को भी बुलाया हॉस्पिटल से भाटी आके, उन्होंने भी आके कंफर्म किया कि ही इज़ नो मोर, यू नो. सो दैट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, यू नो. आई वुड से एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, कि जो मैं बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गया था. ऐसा लग रहा था कि उसके बाद फिर कई 6 महीने तक शायद मैं आई वॉज रेगुलरली यू नो विजिटिंग द ग्रेव ऑल्सो ऑफ माई डैड. तो वहाँ से भी मुझे बहुत ज़्यादा रूहानियत और क्या बोलते जो अच्छी फीलिंग हो रही थी, यू नो, कि एक जैसा आदमी बोलते हैं कि अगर आदमी गुनाह करता है तो दिल पे काला हो जाता है, यू नो, मगर वो जब अल्लाह का जिक्र करता है और इबादत करता है तो उसका दिल साफ़ होता है. तो मेरा वो ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ का वो सबसे बेस्ट स्टेज है जब मैं सबसे अपनी स्पिरिचुअलिटी के सबसे टॉप पे था, यू नो. सो ये फेज़ जो मेरी लाइफ का था, यू नो, ये मैं अपनी लाइफ का फेज़ मरते दम तक नहीं भूलूंगा. दिस इज़ व्हाट आई विल ऑलवेज रिमेंबर. आपके हिसाब से हमारी कच्ची मेमन कम्युनिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और सबसे बड़ी कमी क्या है जिसे सुधारने की ज़रूरत है? एक ही चीज़ है लाइफ, मैं बोलूँगा आज दुनिया के अंदर, वो है एजुकेशन. कच्ची मेमन्स ऑलवेज हैव एम्फेसाइज ऑन एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन. तभी तो स्कूल्स का मुजफ्फर स्कूल हो गई है, तो फिर साबुत सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो. ये एक चीज़ है जो आज भी कच्ची मेमन के नए जनरेशन को यू नो हासिल करनी चाहिए. और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि 12th पास हो गए ना ग्रेजुएट हो गए, हो सके मौका मिले हुए लाइफ में अगर तो आगे भी पढ़ाई करो. बिकॉज पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ जो होती है, प्रोफेशनल स्टडीज़ होती है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत सारी लर्निंग होती है, इंटरेक्शन होता है, यू नो, और इससे उसको आगे भी लाइफ में काम आता है. तो ये चीज़ें ज़रूरी है. प्रोफेशनली भी इल्म हासिल करो और अपने स्किल्स को हमेशा कंटिन्यूसली सुधारते रहो. चाहे हमारी कच्ची कम्युनिटी होवे, कोई भी होवे, यू नो, आज की तारीख में अपग्रेडेशन इज़ अ मस्ट. अगर आप आदमी अपग्रेड नहीं होगा तो वो फ़ायदा नहीं है. जो आज 80 ईयर्स के लोग हैं, आप देखते होंगे, जो मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, व्हाट्सअप ऑपरेट कर रहे हैं, यू नो, वो लोग सीखे हैं. हम उनके वक्त पे मोबाइल भी नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, बट दे हैव अपग्रेडेड देमसेल्फ. परफेक्ट. जब वो लोग अपग्रेड कर सकते हैं, यू नो, सो व्हाई नॉट, यू नो, वी कैन यू नो कीप अवर सेल्फ अपग्रेडेड. सो लर्निंग एवरी डे, कुछ ना कुछ लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ सीखो और दीन से कनेक्टेड रहो, क्योंकि दीन हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. और अगर हम लोग दीन से कनेक्टेड रहेंगे तो सही रास्ते पे इंशाल्लाह चलेंगे और हर जगह कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह. वेरी नाइस. ओके रिजवान भाई, जैसे मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है, पॉलिटिशियंस लीडर्स वगैरह को देखा है, जो रहते एक एवरेज, लेकिन वो गरीबों की मदद करते करते ना खुद भी माशाल्लाह एक अलग लेवल पे चले जाते हैं. मतलब उनके पास भी फंडिंग बहुत अच्छा था, जबकि वो खाली हेल्प करते लोगों की, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद भी बढ़ जाते हैं. ये चीज़ कच्ची मेमन में भी, मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके अंदर भी ऐसा होता है? ये मेरा एक पर्सनल था. आई डोंट थिंक सो, यू नो. देखिए, हर कम्युनिटी में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, चाहे वो हमारी जमात होवे, कोई भी जमात होवे, कोई भी कास्ट होवे, कोई भी रिलीजन वाली होवे, हर जगह कम्युनिटीज़ होती है, उन लोगों की जमातें होती है, यू नो, कम्युनिटी हॉल होता है, उनकी ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है. सो देखिए, ये चीज़ डिनाई करना, यू नो, कि भाई हमारी कम्युनिटी में सब लोग अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं और कोई यू नो ट्रस्ट के मामले में गलत नहीं किए, गलत बात है, यू नो. क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा प्रॉपर्टीज़ होगी वहाँ पे लोगों की नीयत ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं, यू नो. और यहाँ पर भी हमारी कम्युनिटी के अंदर भी कई ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ थी, वक़फ़ की प्रॉपर्टीज़ थी. अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ग्रीडी ट्रस्टीज़ लोगों ने बेच दिए, यू नो. सो वो बहुत अफसोस की बात होती है, यू नो. बट ये ऐसा नहीं कि हमारे इसमें और भी कई, आज आप
कहीं पे भी जाएंगे इंडिया लेवल पे आपको इतने मसले मिलेंगे हर स्टेट के अंदर कि वक़फ़ की प्रॉपर्टीज़ और ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ और मस्जिदों की प्रॉपर्टीज़, कब्रस्तानों की ज़मीन, वो बहुत गलत तरीके से मिसयूज़ हो गई है, शायद सेल भी हो गई है। सो उसके ज़िम्मेदार वो ट्रस्टीज़ होंगे, उनको अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, बेशक। मरना है, कब्र में जाना है, और आखिरत की ज़िंदगी, द लाइफ आफ्टर दैट, वो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। सही। तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म गेन छोड़ना बहुत गलत डिसीजन होगा। अल्लाह सबको हिदायत देवे और अल्लाह हमारी भी हिफाजत करे कि हम भी ईमानदारी से, अच्छे अखलाक से, जितनी ज़िंदगी है उतना ईमानदारी से हम लोग हमारे ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ और उसकी अमानत को संभाल सकें, और कोई अमानत में खयानत नहीं हो हमारे साथ। इंशाल्लाह। ओके भाई, सवाल तो और भी है, लेकिन मैं चाहूँगा एक छोटा सा पहले अपन एक रैपिड फायर खेल लेते हैं, इसमें आपको शॉर्ट्स में आंसर देना है, ठीक है? लीडरशिप या फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप। ओके। फ़ोन कॉल या व्हाट्सअप मैसेज? व्हाट्सअप मैसेज। ओके। मॉर्निंग पर्सन या नाइट थिंकर? Earlier I was a night thinker, but I think so now I'm a morning person. As Great. I'm, my hairs are getting white. अभी तो मतलब पॉल्यूशन की वजह से भी होता है ना? हाँ, yes, but still I'm 45 and 45 में सब matured ज़्यादातर लोग हो जाते हैं, 40s के बाद। सबसे ज़्यादा कॉल किस टाइम आते हैं आपको, सुबह या रात? मुझे दिन भर कॉल आते हैं, सुबह में नहीं आते इतना, बट आई वुड से आफ्टरनून्स और इवनिंग्स में बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं। चाय के बिना दिन नहीं शुरू होता, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ओके। अगर आप लीडर नहीं होते, मतलब तो क्या होते? टू बी ऑनेस्ट आई वुड हैव बीन अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर। एक्टर? अरे बाप रे। ओके। एक लाइन जो आप रोज़ रिपीट करते हो लाइफ में, एक ऐसी लाइन। इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह करा देगा। ओके। चलो, वेरी नाइस। ओके। ओके, अभी ये तो बेसिक एक रैपिड फायर था छोटा सा। क्या आपको बचपन से ही लीडरशिप वाली क्वालिटी फील होती थी या लाइफ ने बनाया? नहीं, बचपन से आई वॉज अ लीडर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं स्कूल में हमेशा क्लास में भी टॉपर रहा हूँ। Okay. और स्कूल के अंदर जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल होते थे उसमें भी मैं हमेशा आई वॉज अ लीडर। Wow. हाँ, तो अगर कुछ स्कूल के अंदर भी कुछ मस्ती मजाक या रिसर्च में लफड़े होते थे तो उसमें भी मैं लीडर होता था। अच्छा, लड़ाई वड़ाई भी करते हैं आप? यस 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 यस। रिसेंटली कोई लड़ाई वगैरह हुई है? रिसेंटली जमात के अंदर हुई थी, बट ठीक है। अब मैं आज हम लोग को एक चीज़ मालूम है कि हम जो देश में रहते हैं वहाँ पे कानून को फॉलो करना है। सो नाउ आई डोंट बिलीव इन फाइट्स। हमको समझ के जो कुर्सी है उसकी इज्जत करनी है और हमको अच्छी चीज़ करना, बिकॉज नाउ वी आर मैच्योर्ड। आई यूज़ टू डू किक बॉक्सिंग, बट शायद मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। आई यूज़ टू डू साइकिलिंग, आई यूज़ टू डू वर्कआउट ऑल्सो, बट आफ्टर लॉकडाउन लाइफ बहुत हेक्टिक हो गई है और शायद वक्त नहीं मिल पा रहा है वो सब करने के लिए, मगर आज भी शौक है। अच्छा, ज़्यादा मतलब स्पोर्ट्स फेवरेट कौन सा है आपका? मेरा स्विमिंग। आई लव स्विमिंग, या बिकॉज स्कूल लाइफ आई हैव बीन डूइंग स्विमिंग एट YMCA एट बॉम्बे सेंट्रल। हर थर्सडे को हमारी स्कूल की छुट्टी होती थी तो हम स्विमिंग के लिए जाते थे। सो स्विमिंग इज़ समथिंग दैट आई रियली इन्जॉय। मुझे वाटर बॉडीज़ बहुत पसंद है। यानी अगर दरिया होगी आप उधर मुझे फेंक दो तो मैं उस पर फ्लोट होना पसंद करूँगा। इट्स लाइक दैट, रिवर्स और वॉट एवर, सो आई लव स्विमिंग। इट रियली rejuvenates me. वाह 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 वाह। ओके, क्या कभी रिजवान भाई को गिव अप करने वाला फेज में आया, मतलब और फिर यार नहीं अब नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देता हूँ, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, फिर सर निकले कैसा? मेरी मॉम ने हमेशा मेरे को बचपन से बोले कि नेवर गिव अप, कोशिश करते रहो, और कई चीज़ें जो मेरी शायद में स्ट्रेंथ नहीं थी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। बिकॉज मैं गिव अप, मेरी मम्मी की बात थी कि गिव अप मत करना, कीप ट्राइंग। मैं पब्लिक से फेस करने को बहुत डरता था। आई हैड अ वेरी वेरी हाई फोबिया ऑफ फेसिंग पीपल। मैं लोगों को स्टेज पे जब जाके कुछ स्पीच देता था या एलोकेशन कंपटीशन या कुछ भी और पोइट्री कंपटीशन में स्टेज पे आता तो पब्लिक को देख के मैं डर जाता था। अच्छा। सब भूल जाता था। सो मेरे साथ स्कूल में इंसिडेंसेस हो चुके कई बार। Okay. और उसके बाद फिर मैंने इसके साथ फाइट किया, स्ट्रगल किया, एंड देन सडनली आई फाउंड माई सेल्फ माई पोटेंशियल दैट आई एम अ वेरी गुड स्पीकर, आई एम अ वेरी गुड ओरेटर, and I also had an opportunity to work in many social community based dramas also in during my college days and my post graduation also, where we have won also the first prize in dramatics at the university level. Wow. So उसमें मेरे को मेरा potential समझ में आ गया था कि जो मैं मेरे जैसा बंदा जो स्टेज पे देख के लोगों को डर जाता था, कई बार हुआ है,
और उसके बाद इतना सक्सेसफुल स्टेज पे स्पीच और बात कर सकता है, सच में। सो और कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल. वन नीड्स टू कीप ट्राइंग 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 एंड ट्राइंग, और एक दिन सक्सेस इंशाल्लाह हो जाएगा. सो मेरी डिक्शनरी में अल्हम्दुलिल्लाह गिव अप का स्टेटमेंट मैंने उसको चौकड़ी मार दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. अच्छा, आपकी लाइफ में कोई मेंटर या इंस्पिरेशन है जिनका आपको गाइडेंस मिलता है? मेरे लिए मेंटर एक ही है, और मैंने जब MBA के अंदर बेस्ट इंटर्नशिप भी जीता था, मुझे अवार्ड मिला था मेरे कॉलेज में, और कांसा एरोलेक में जब मैंने मार्केटिंग टीम के साथ किया था, उस टाइम पे भी मुझे जब फेलिसिटेट किए गए थे, तो मैंने उस टाइम से भी मेरा जो मेंटर थे, आज भी वही मेंटर है, हाजी मोहम्मद साबू सिद्दीक साहब. माशाल्लाह। ही इज़ अ मेंटर फॉर मी. अगर एक बंदा जो 23 साल की उम्र में दुनिया छोड़ के चला गया, और इतना ही पास्ट अवे एट द एज ऑफ जस्ट 23 ईयर्स. और हाँ, ये लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम है कि 23 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़ के चले गए, मगर उन्होंने इतना काम करके गए सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लोगों के लिए, कि जो शायद मेरे हिसाब से बॉम्बे में किसी शख्सियत ने नहीं किया है इतनी. अच्छा। उनके नाम पे अगर आज एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो वॉज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, साबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज, या अगर आप देख लो तो मुसाफिर खाना, जो इतना बेहतरीन बिल्डिंग है जहाँ पे हाजी लोग आके रहते थे, आज भी मुसाफिर रहते हैं. मैनी अदर थिंग्स, उनके मस्जिद, बड़ी बावला मस्जिद उनके 50 के पैसे से बनाई गई है, और भी कई ट्रस्ट है उनके नाम पे, सो ये चीज़ें यानी कि कोई आम आदमी नहीं कर सकता है. ये अल्लाह की मदद से कोई वली सिफत आदमी ही ये काम कर सकता है, और ऐसे लोग ही मेरे रोल मॉडल हैं, सो मैं उनकी जब फ़ोटो भी देखता हूँ, आई फील कि ही वॉज़ अ वेरी सिंपल मैन व्हेन आई लुक एट हिम, बट उनसे इतना कुछ हो गया, इतना अच्छे अच्छे काम हो गए कि ही इज़ ऑलवेज एट द टॉप ऑफ माई माइंड, सो आई ऑलवेज कीप हिम, आई एडमायर हिम. और मैं वही कोशिश करता हूँ कि भाई, अगर उन्होंने इतना कुछ कर चुके थे, एटलीस्ट हम थोड़ा तो कुछ करें हुए अपनी सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए, स्पेशली कच्ची कम्युनिटी के लिए. वाओ. So that is my inspiration. He is my motivation always. बोला. अच्छा, अगर आपको कच्ची मेमन जमात में कोई एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने मिले, मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट, तो कर सकते हैं, बजट और टाइम की कोई दिक्कत नहीं, तो वो क्या होगा? अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने मिले हुए, तो आई थिंक सो आई वुड गो फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट ओनली. हाउसिंग, या ये बहुत लोगों के मसले चल रहे हैं, कई लोग भाड़े पे रह रहे हैं, रेंट्स हैव इंक्रीज, डबल ट्रिपल हो गए द लास्ट फ्यू डिकेड्स. मुझे मालूम है कि मैं जो रेंट देखता था व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम टाउन टू जोगेश्वरी, आज वही घर मैं आज देख रहा हूँ तो उसका रेंट डबल हो गया है आफ्टर 8 to 9 ईयर्स. सेम घर का डबल हो गया है. सो कहाँ से लोग अफोर्ड कर पाएंगे जब सैलरीज में कई लोगों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या फैमिली बड़ी हो जाती है और बिजनेसेस उनके अलग हो जाते हैं, एंड दे डोंट हैव दैट इनकम. सो बेचारे लोग कहाँ से घर ले पाएंगे, सो आई थिंक सो हाउसिंग इज़ अ वेरी प्रोजेक्ट विच आई वुड लव, कि भाई एक अच्छी सोसाइटी बने हुए, एक अच्छा हाउसिंग सोसाइटी बने हुए, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अकोमोडेट करके उनका लाइफ टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए इंशाल्लाह. ऐसा. यस, अल्लाह मेरे से वो काम करा लेगा आमीन. मेरे साथ मुझे भी इन्वॉल्व किया. डेफिनेटली. थैंक यू. चलो, आके एजुकेशन, बिजनेस और यूनिटी, हाँ, तीनों में से पहला फोकस किस पर रखते हैं? एजुकेशन, बिजनेस एंड एजुकेशन, यूनिटी. आई थिंक सो यूनिटी. आई बिलीव इन यूनिटी. कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो मुझे लगा था कि मेरे से शायद मिस्टेक हो गई थी, बट ये पैनल हमारा जो था अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनिटी के साथ जीता है. अच्छा. और डिफरेंसेस जो अगर कभी हो भी जाते थे तो वी यूज्ड टू सॉर्ट इट आउट, सिटिंग ऑन द टेबल, डिस्कसिंग इट. सो यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिटी इज़ द मंत्रा टू सक्सेस. यूनिटी इज द मंत्रा टू सक्सेस, नो डाउट अबाउट इट. अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे भी, अगर आपका ग्रुप भी होवे, या आप कम्युनिटी लेवल पे भी चाहते हो, अगर यूनिटी नहीं भी तो बहुत मुश्किल हो जाता है. बहुत सारे हर्डल फेस होते हैं, और जो काम करना चाहते हैं वो सक्सेसफुली नहीं होता, और दूसरी चीज़ों में ही प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट होता है. आपके दिन का सबसे प्रेशियस टाइम कौन सा होता है और उस वक्त आप क्या करते हैं? मेरे ख्याल से प्रेशियस टाइम तो फजर का वक्त होता है. वो वक्त सबसे बेस्ट होता है. Great. या मेरी कभी ऐसा रात में नींद खुल जाती है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा वक्त होता है कि मुझे पीस उसे फील होता है. आई फील रिफ्रेश बिकॉज एक नींद हो जाती है. सो और उस टाइम पे ना कोई डिस्टर्बेंस होता है. सो
एक अलग ही वक्त होता है जब आप अगर 2 रकात नमाज भी पढ़ो और ताजुद की हम बात ताजुद की बात करिए, या फजर के थोड़ा वक्त पहले सो वो वक्त अच्छा होता है मुझे बहुत। उसमें एक बहुत अच्छा मज़ा आता है, आई फील वेरी हैप्पी इन दैट टाइम। आपको पता है अभी जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से जितने का मैंने पॉडकास्ट बनाया, उनकी डॉक्टर्स हो या फिटनेस वो हो मास्टर, उन सबका बोलना है कि आज की जो हमारी डे टू डे लाइफ है ना बहुत चेंज हो गई है। बिकॉज जो जेनजी जनरेशन स्पेशली वो नाइट में जागते और दिन में सोते हैं, ड्यू टू विच दे आर लाइक बहुत कम टाइम पे उनको बीमारियाँ चालू हो गई। लाइक 20 साल के बच्चे का बाईपास हो रहा है, 25 साल के बच्चे का किडनी फेल हो रहा है ड्यू टू दिस। तो आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया या पहले जैसा रहेगा? मैं भी शायद वैसा ही था। मैं भी पहले 1-1, 2-2 बजे सोता था। फ्रेंड सर्कल था, आई यूज टू गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू माई फ्रेंड सर्कल ड्यूरिंग माई कॉलेज लाइफ, स्कूल टाइम्स सो आज भी कई लोग हैं जो फ्रेंडशिप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेट नाइट होते हैं, 2-3 बजे सोते हैं। बट मैंने फिर अपनी लाइफ को चेंज कर दिया कुछ सालों से, स्पेशली फ्रॉम लॉकडाउन आई वुड से। हाँ, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब इतना बड़ा पूरी दुनिया में कोविड फैला और लोगों को तकलीफ़ होने लगी, सो हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सच में, और इम्यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने अपनी लाइफ के अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना हो सके हेल्थी फूड खाऊँ। आई ट्राई टू स्लीप अर्ली, बिकॉज जो अर्ली पार्ट रात का होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है बॉडी के लिए। अच्छा, तो बॉडी को ज़्यादा हील करता है जो हमारी थकान होती है। सो आई ट्राई टू स्लीप एज अर्ली एज 11 ऑल्सो, 11 पे मौका मिलता है तो मैं, क्योंकि स्लीप इज़ द बेस्ट रेमेडी, आपका स्ट्रेस सब खत्म हो जाता है, और आप फिर वापस से रिफ़्रेश हो जाते हो। तो अर्ली पार्ट जो होता है रात का, जितना जल्दी आप सो उतना अच्छा रहता है। सो यू वेक अप फ्रेश एंड यू आर मोर प्रोडक्टिव फॉर द नेक्स्ट डे। सो these are the changes, स्लीपिंग अर्ली। वर्कआउट्स के लिए टाइम नहीं मिलता है, मगर जब मिलता है आई मेक श्योर कि मैं वर्कआउट करूँ, कोई भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी करूँ। अगर कुछ नहीं होता है तो मैं वॉक के लिए चले जाता हूँ, सो इवन अगर मुझे लगता है कि स्टेशन से मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है तो मैं आई वोंट टेक अ बाइक और अ रिक, आई विल वॉक फॉर 1 किलोमीटर। सो दिस विल हेल्प मी टू डू सम फिजिकल एक्टिविटी। सो हेल्थ के लिए आज की तारीख में हेल्थी फूड भी खाना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ। और कहते हैं ना ऊपर वाला सेहत दे, बाकी शोहरत और इज्जत तो बन जाएगी। यस, ट्रू, हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट, एज इट बीन अ फेमस फ्रेज, हेल्थ इज़ वेल्थ, वेरी राइट। आप एक सवाल है दिल से, जैसे कि पूछा था आपसे कि जब आप कम्युनिटी के लिए इतना सब करते हो, क्या आपको अपनी लाइफ में कभी किसी एक लाइन ने इंस्पायर किया है? ऐसा कोई थॉट या कोट जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता हो? मिल्टन फ्रीडमैन का एक इज़ अ फेमस ऑथर, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज अ फ्री लंच, बहुत फेमस फ्रेज है, और इकोनॉमिस्ट थे, और इनका ये फ्रेज मैं हमेशा याद रखता हूँ, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज अ फ्री लंच। अगर कोई आपके ऊपर कोई फेवर कर रहा है छोटा सा भी, तो उसके पीछे कई बार कुछ रीजंस होते हैं, सो कोई भी फ्री लंच नहीं होता है, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड a lot in my life, and this phrase is something which I remember a lot, so ये मेरे लिए phrase बहुत important है लाइफ में अभी। वाह, अगर कल आपको पूरी कच्ची मेमन कम्युनिटी को एड्रेस करने का मौका मिले और आपको सिर्फ 30 सेकंड दिया जाए तो आप क्या कहना पसंद करोगे? मैं सबसे बड़ी बात यही करना पसंद करूँगा पूरी कच्ची कम्युनिटी के लिए कि हमारे जो बुज़ुर्ग आए थे बॉम्बे में मेहनत करके, जो इतना कुछ करके गए और पूरी दुनिया में फेमस हुए फिलैंथ्रोपी के लिए, फिलैंथ्रोपिस्ट। सो ऐसे कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं जो इतनी रिस्पेक्टेड और इतनी फेमस हो गई, इन टर्म्स ऑफ चैरिटी ऑल्सो, चैरिटेबल ट्रस्ट ऑल्सो। तो हम कच्ची कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी भी अपनी ट्रस्ट है उसको सेफगार्ड करिए, कोशिश करिए कि उसको बढ़ावे। अगर बढ़ा नहीं सकते, जो जहाँ ट्रस्ट के अंदर है या ट्रस्टीज़ है या जो एस्पायरिंग है कि हम फ्यूचर में ट्रस्टी बनेंगे, उसको बढ़ाइए और कोशिश करिए कि एटलीस्ट सेफगार्ड करे हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे पास ये हमारे बुज़ुर्गों की एक अमानत है जो हमको संभालनी और फ्यूचर जनरेशन को भी देनी है, ताकि वो भी उनको भी सही हम बतावें कि भाई ये एक बहुत बड़ी अमानत है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस अमानत में ज़रा से भी खयानत नहीं हुए। तो ये एक चीज़ है, मैं पूरी कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करूँगा, दिस इज़ द थिंग। अच्छा, लीडरशिप में ना लोगों को तालियां कम और क्रेडिटिज्म ज़्यादा मिलता है, आप अपने क्रेडिट्स को कैसे हैंडल करते हो? नहीं, अब मैं इग्नोर करता हूँ। अगर कोई क्रिटिसाइज़ भी करता है, वीडियो बना के कुछ भी बोलता है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि अल्लाह जानता है मेरे दिल में क्या है, वो हर लम्हा जानता है कि उसके बंदों के दिलों में क्या चल रहा है।
तो अगर मैं अल्लाह से, मेरा ये है कि अल्लाह अगर तू मुझे जिताएगा, तू मेरी नीयतों को जानता है, और अगर तू मुझे मौका देगा तो मैं ईमानदारी से पहले भी किया था, आगे भी खिदमत करूँगा, और अगर तू मुझे कंसीडर नहीं करता है तो भी तेरा शुक्र है, क्योंकि क़यामत के दिन तू मुझे मत पकड़ना कि ये मेरे बंदे तूने क्यों वहाँ पे खिदमत नहीं किया। अगर मैं हार गया तो मुझे जिताने की जिम्मेदारी मैंने अल्लाह पे छोड़ा। तो अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज़ भी करता है तो मुझे कोई स्कैरी फील नहीं होता है, बिकॉज मैं यहाँ पे अपना वक्त, एनर्जी, टाइम, यहाँ तक कि हमारी जेब से पैसा जाता है। तो आज अगर हम लोग हमारे टाइम, एनर्जी और पैसा जेब से डालें और उसके बाद अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो हमारे लिए कोई लॉस नहीं है, अगर हम ईमानदारी से वक्त दे रहे हैं। तो अगर कोई मैं इलेक्शन हार भी जाता हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं बोलता अल्लाह, मैं जिम्मेदारी से छूट गया, अब तो क़यामत के दिन मेरे को मत पकड़ना। सही। और मेरे लिए तो मैंने तेरे साथ डील है कि मेरे को जन्नत चाहिए, कि अगर मैं तेरे इधर जीत के आया, मैं तेरे इधर ईमानदारी से काम किया, तो मैं तेरे से मैं जन्नत लूँगा इंशाल्लाह। हाँ, मैं उससे सी मस्जिद नहीं बना सकता हूँ, बेशक जो लोग मस्जिद बना के गए उन लोग ने जन्नत में घर खरीद लिए, मगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं खिदमत भी ईमानदारी से किया, जो मेरे से हो सकता है, जो मेरे पास वक्त है, तो मैं एटलीस्ट जन्नत के अंदर थोड़ी सी तो जगह ले लूँगा, एंट्री तो हो जाएगी इंशाल्लाह। वो मेरी नीयत है इंशाल्लाह। ओके, आपको कब फील हुआ यस मैं सिर्फ लीडर नहीं लोगों के लिए जिम्मेदार हूँ? कोई एक मोमेंट जो आपको अभी भी याद हो? सी स्टार्टिंग में जब लोग जीत के आते हैं थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है कि मैं जीत के आया, मगर जब उसके बाद जब उनके पास रिक्वेस्ट आती है लोगों की कि हमने आपको सपोर्ट किया और आपको हम उम्मीद है हमारी, तो उस वक्त बहुत आदमी को लगता है कि हाँ उन लोगों की उम्मीद है हमारे साथ। आज के स्टूडियो में भी आ रहा था मैं, मुझे कई कॉल्स आ गए, अभी भी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे कई कॉल्स आ रहे हैं लोगों के। सबकी उम्मीदें हैं, हमारी कोई ताकत नहीं, हम कोशिश करते, अल्लाह करा देता, अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देता, हम उनको जब रिक्वेस्ट करते हैं वो उन लोगों का काम करा देते हैं। तो हम तो सिर्फ ज़रिया, हम हमारी हिस्से की नेकियां हमारे पास बटोर रहे। सो मेरा यही है कि बस कोशिश करना हमारा काम है, बाकी का तो फिर ये जिम्मेदारी जो हम लोगों को आती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाए। जब हम लोगों की मजबूरियाँ सुनते हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं, उनकी आवाज़ में जो दर्द होता है, आज सुबह में किसी एक लेडी ने मुझे फ़ोन करी, बोले कि हमने एप्लीकेशन दिए बहुत टाइम पहले, मगर हमारा घर डिलेपिटेड पोजीशन में सोपारा में और हम लोगों को पैसे की ज़रूरत है, तो बेटा प्लीज़ आप कोशिश करो, मेरे को प्लीज़ कुछ करवा दो। तो वहाँ पे ही मुझे फ़ील होता है कि नहीं, उसकी आवाज़ में दर्द है, उसने उम्मीद करी है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप फ़िक्र मत करो, जो हो सकेगा हम आपके लिए जमात से या जो भी एक्सटर्नल भी हो सकेगा इंशाल्लाह करेंगे। तो उस वक्त उनको जो रिलीफ भी मिलती है हमारे लफ्ज़ों से भी, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई ठीक है कि कोई तो है जो हमारी कुछ तो सुना है। सो वो एक हैप्पीनेस भी होती है, और हम कोशिश करते हैं, उसके बाद भी वो उन लोगों का मसला जो हल हो जाता है वो भी एक अलग खुशी होती है। सो दैट इज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप हमें आ जाती है कि भाई अभी हम लीडर नहीं है, हम खुद खादिम हैं, हम यहाँ पे खिदमत के लिए आए, तो हमारी कुर्सी ये तो आनी जानी वाली है। हम आज है, हमारे से पहले कोई यहाँ पे था, हमारे बाद में कोई होगा, हम दुनिया में नहीं रहेंगे मगर एक कुर्सी पे कोई रहेगा। तो ये कुर्सी का जो आदमी को ज़रा भी माइंड पे नहीं रखना चाहिए, और इसको नॉर्मल खादिम के हिसाब से ही खिदमत करनी चाहिए। और अभी आज का पॉडकास्ट का आखिरी सवाल भाई, जब आप जैसे आप जैसे लोग जब जिम्मेदारी लेते हैं ना, तो हम जैसे लोग का फ़र्ज़ बनता है हम आपके साथ खड़े रहें। तो अभी आप बताइए कि हम आपके साथ कैसे खड़े रह सकते हैं? लोगों की दुआ वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब दिल से दुआ निकलती है तो लोगों के बेड़े पार हो जाते हैं। सो सबसे बड़ी चीज़ तो है जो दुआ, मेरे माँ बाप की दुआ, मेरे घर वालों की दुआ, माई सिस्टर, एल्डर सिस्टर, माई वाइफ, माई रिलेटिव्स, ऑल माई रिलेटिव्स, माई कज़िन्स, माई फ्रेंड्स, वेल विशर्स, जो हमारी जमात के लोग हैं, उन लोग सब लोग दुआ किए तो आज हम लोग आज पोजीशन पे आए। और मैं आपसे भी यही बोलूँगा कि आप दुआ करिए कि अल्लाह हमको हिम्मत देवे, क्योंकि कभी कभी इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि एक ईमानदार जो ट्रस्टी होता है उसको अपना जॉब भी देखना है या बिज़नेस भी देखना है, और उसके साथ ये भी मैनेज करना है, उसकी फैमिली भी देखना है, और कुछ ना कुछ बॉम्बे है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं आदमी का स्केड्यूल कहीं ना कहीं फंस जाता है, सो ये सब चीज़ें हमको बस अल्लाह हिम्मत देवे और हम ये कंटिन्यूसली करते जावे, कहीं हमारे सिलसिला टूटे हुए नहीं, कहीं हमारा मोटिवेशन डाउन नहीं हुए, क्योंकि मोटिवेशन ही है जो हमको कंटिन्यूसली हर 3 साल के बाद या जो भी हमको करता है कि नहीं हमको बाद में भी काम करना है, दूसरा भी टर्म आता है हम वापस कोशिश करते, और अगर हम इलेक्शन में हार भी जाते तो भी हमारा मोटिवेशन ऐसा नहीं होता कि हम काम नहीं करें, सपोर्ट नहीं करें, वो हमारी जिम्मेदारी है एज ह्यूमन्स ऑल्सो, एज कम्युनिटी मेम्बर्स ऑल्सो, एज एक्स ट्रस्टीज ऑल्सो, कि हम कंटिन्यूसली लोगों को जितना हो सके हेल्प करे हुए, गाइड करे हुए, जो कर सकते हैं,
in terms of students, for students also, or for senior citizens, or for young people, or people of my age also 40+. क्योंकि हर आदमी बॉम्बे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा है या फंसा हुआ है. सो अगर हमारे ज़रिए किसी की मदद हो जाती है तो एक हिसाब से हम इट्स अ वेरी गुड थिंग. अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत इंस्पायरिंग था आपके साथ बैठ के बात करना. एंड हम दुआ करते हैं कि इनकी लीडरशिप में कम्युनिटी और स्ट्रॉन्ग हो और सब मिलकर एक बेटर फ्यूचर इंशाल्लाह बनाएं. और ये कन्वर्सेशन आई होप कि आपको पसंद आए. कोशिश किए छोटी सी कि आप तक एक अच्छा मैसेज पहुंचाने के लिए. बेसिक रीज़न मैंने रिजवान भाई को खुद बहुत दिल से इनवाइट किया था बिकॉज मैं इनकी जर्नी को बहुत नज़दीक से देखा है. मैंने इनका जो कमबैक था वो लिटरली मेरे लिए तो बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इलेक्शन लड़ेंगे भी. जहाँ तक मेरा सवाल था देखने का, ये मेरा एक नज़रिया था. बिकॉज कहीं ना कहीं होता है ना कि इतनी स्ट्रेस है, इतना प्रेशर है, फिर बंदा ऑलरेडी कहीं पे बिजी है, फिर यहाँ भाग रहा है वहाँ भाग रहा है, वो कहाँ इलेक्शन लड़ेगा, कहाँ टाइम. क्योंकि इलेक्शन लड़ना ना मतलब एक पूरी कौम की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है. बट इनको जब मैंने वहाँ देखा और माशाल्लाह और खुशी हुई, सबसे बड़ी इलेक्शन जीत गए, तो ऐसा लगा कि नहीं यार, हारना और हार मान लेना ये दोनों में फ़र्क है. इसको प्रूव किया हमारे रिजवान भाई ने. रिजवान भाई बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं चाहूँगा एक छोटा सा मैसेज मेमनी में अपनी कौम को कुछ देंगे. अभी यार ये मेमनी लैंग्वेज तो मेरी बहुत वीक है. ग्रेट. चलो अब हिंदी में. मेरे लिए एक चीज़ है कि मैं मेमनी क्लासेस चालू कर दूँ. मैं बहुत ज़रूरी है. फादर यूज्ड टू स्पीक अ लॉट ऑफ मेमनी, बट माय सिस्टर आल्सो स्पीक्स, बट ऑनेस्टली मैं मेमनी की मेरी फ्लुएंसी नहीं है. एक्चुअली रीज़न नहीं कि हम लोग को बात डे टू डे में यूज़ नहीं आती ना. अभी हम लोग हिंदी बात कर रहे हैं, इंग्लिश बात कर रहे हैं, इनफैक्ट मराठी में बात कर लेते हैं, बट मेमनी बहुत रेयर यूज़ होती है, कोई यूज़ नहीं करता है. बट मैं भी बोलूँगा क्लासेस चालू कर तो मुझे सबसे पहले एडमिशन दे. प्लानिंग फॉर दैट आल्सो, लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं कई बार फील करता हूँ कि एज अ वाइस प्रेसिडेंट और एक्टिंग प्रेसिडेंट अगर मुझे मेमनी फ्लुएंसी में नहीं आती है, सो एक जनरेशन आने वाला वो मिस कर देगा, गैप हो जाएगा. ऐसा है. तो मैं आपके पॉडकास्ट में इंशाल्लाह कमिट करता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ इयर्स आई विल बी स्पीकिंग फ्लुएंटली इन मेमनी. मैं भी इंशाल्लाह. बट उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेमनी क्लासेस चालू करें, ऑनलाइन ही भले, ताकि हम जैसे लोग भी उसको टाइम दे सकें. सो ऑल ऑफ अस आल्सो लर्न इट. एंड जो हमारे से पहले गैप रह चुका है, जो हमारे एजुकेशन में हम शायद इंग्लिश और कॉन्वेंट स्कूल के पीछे ज़्यादा भागे, तो ये हमारी मेमनी लैंग्वेज का लर्निंग का जो हमारा ध्यान था वो नहीं हो पाया सच में. सो अगर हम कच्छ में जाते तो वहाँ पे हर लोगों को मेमनी आती है. मतलब उनका बात करने का तरीका वही है ना. सो आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि मैं भी बहुत अच्छी तरह मेमनी से बात करूँ, और आप जैसे और दूसरे भी जो यंग लोग हैं, दे शुड बी कनेक्टेड टू आवर मदर टंग. सच में. तो कुछ तो मैसेज. यही मैसेज है लोगों के लिए कि वर्क हार्ड, बी हॉनेस्ट, अपफ्रंट रहो. कोई बेवकूफ़ नहीं है, ट्रस्ट मी. दुनिया में कोई बेवकूफ़ नहीं. अगर किसी को आप बेवकूफ़ सोचते हो और उसको घुमाते हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो. सो बी वेरी हॉनेस्ट. आप जो बात कर रहे हो दिल से करो. अगर आप लोग कुछ कोई भी मैटर में हो, अगर कुछ कर सकते हो तो यस बोलो, अगर नहीं कर सकते हो तो सामने वाले को उम्मीद पे मत रखो, मना कर दो. दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल. थैंक यू. जज़ाकल्लाह.